हाँ जी बच्चे, आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम बीट्स। तो बेटा बीट्स बहुत ही कॉमन वर्ड है और आप लोग आए दिन बीट्स के बारे में सुनते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल लोहड़ी थी, ठीक है, और लोहड़ी वाले दिन कल बहुत लोगों ने छत के ऊपर स्पीकर लगा रखे थे, ठीक है। कोई चिल्ला रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो बीट्स का मतलब क्या हुआ? बीट्स का मतलब हुआ कि एक फेनोमेना है बच्चे जिसके अंदर जो साउंड होती है उसका रेगुलर राइज और रेगुलर फॉल होता है। जैसे कि मैं अभी एक आवाज निकाल कर सुनाऊंगा तो आप इससे अंदाजा लगा पाओगे कि बीट्स क्या होती है। रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। यानी कि जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो बेटा एक ऐसी साउंड बनती है जिसमें एक उतार होता है और एक चढ़ाव होता है, यानी कि राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है, जिसको हम बीट बोलते हैं। जैसे मैं अभी आवाज निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। आप देख पा रहे हैं ये जो आवाज आ रही है इसमें क्या हो रहा है कि एक बार साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है और एक बार साउंड की इंटेंसिटी कम हो जा रही है। तो ये राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड को ही बीट कहा गया है। सिंपल, राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड बीट। जैसे अभी आप देखिए, मैं इस टेबल पे नॉक करूंगा, जब टेबल पर नॉक कर रहे हैं, ठीक है, तो बीट्स बन रही है। जैसे हम स्पीकर चलाते हैं, स्पीकर में ढम 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 की आवाज आती है, तो दो आर बीट्स। तो एक बार ढम हुआ, दूसरी बार फिर ढम हुआ, तीसरी बार फिर ढम हुआ। तो ये जो ढम ढम के बीच में जो आवाज आती है, ये जो इस ढम ढम के बीच में जो गैप पड़ता है, जैसे पहला ढम हुआ ढम, फिर दूसरा ढम, फिर तीसरा ढम, फिर चौथा ढम, ये जो आवाज आ रही है ढम ढम की, इसके बीच में गैप आता है जहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड लोएस्ट होती है। ढम ढम, इस तरह से। जहां इंटेंसिटी ऑफ साउंड वीकेस्ट है, लोएस्ट है, वहां पे हम क्या बोल देते हैं कि भाई जो साउंड की एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम हो गई है, और जहां पे साउंड लाउडेस्ट है हम बोल देते हैं कि वहां पे साउंड की एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो व्हेनेवर देयर इज राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वी से दैट बीट हैज बीन प्रोड्यूस्ड। तो बेटा बीट बनती कैसे है वो सारा कुछ आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि बीट कैसे बनानी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल भी अगर टाइम लगेगा तो जरूर बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें बड़ा ध्यान देना है, रेगुलर राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑन द अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि जो दो वेव्स होने चाहिए, टू वेव्स must have same amplitude, ठीक है। दो वेव्स का बेटा एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। एंड two waves must have slightly different frequencies, ठीक है, slightly different frequencies, यानी कि दो वेव्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास में 10 हर्ट्ज की है, तो दूसरी वेव है बेटा उसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज की हो जाए, ठीक है। इट कुड बी 13 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, इट कुड बी 9 हर्ट्ज, इट कुड बी 8 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स के बीच में देयर शुड बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत लार्ज डिफरेंस हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की है और दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज की हो जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। देयर शुड बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हो या पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के मुताबिक ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, यानी कि µ1 माइनस µ2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इट इज लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज, यानी कि दो वेव्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए, यानी कि दो वेव के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक वेव है 10 की और दूसरी 12 की है तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ?
2 हर्ट्ज का हुआ। अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरे की 15 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना हुआ? 5 हर्ट्ज हुआ। इस तरह से जब दो वेव्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज तक है तो बीट्स बनेगी। अगर 10 से ज्यादा हो गया तो फ्रीक्वेंसी तो बीट्स नहीं बन पाएंगी, क्यों नहीं बन पाएंगे उसके पीछे भी कहानी है। देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। अब अगर आपके सामने कोई ऐसा साउंड प्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे मैं इसको बजाता हूँ, मैंने इसको एक बार ऐसे बजाया, ठीक है। ये जैसे इमेजिन करो कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे मेरे पास में डस्टर है, मैं इस डस्टर को नॉक करता हूँ 1 सेकंड में। मैंने एक बार नॉक किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैं डस्टर को नॉक कर रहा हूँ, तो आप जो है आवाज को सुन पा रहे हैं। लेकिन मैं 1 सेकंड में अगर डस्टर को 10 से ज्यादा बार नॉक कर दूंगा, लाइक ऐसे बहुत जोर से, मैंने 1 सेकंड में 10 से ज्यादा बार नॉक कर दिया। अगर मैं 1 सेकंड में 10 से ज्यादा बार नॉक कर दूंगा तो आपको बीट्स सुनाई नहीं देंगी। बीट सुनाई देने का मतलब क्या हुआ कि आप जो है साउंड की इंटेंसिटी में कम होना या ज्यादा होने को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपको एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, समझ रहे मेरी बात को? यानी कि जब आप दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी को 10 हर्ट्ज से ऊपर ले जाएंगे तो आपको बेटा एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा। आपको राइज और फॉल में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। आपको लगेगा कि भाई बीट्स नहीं बन रही है, एक कांस्टेंट साउंड आ रही है, ठीक है। तो ये बीट्स का कंसेप्ट है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया मिल गया होगा कि राइज एंड फॉल में जो राइज एंड फॉल ऑफ जो साउंड होती है उसी का नाम बीट्स है। और अगर राइज और फॉल बहुत जल्दी हो रही हो, बहुत रैपिडली हो रही हो, तो आप उस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो लिमिट कितनी है? 10 हर्ट्ज की है। यानी कि 10 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि मान लो 10 हर्ट्ज का मतलब कि 10 वेव्स, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर 10 वेव्स, अगर 10 वेव 1 सेकंड में है, 10 वेव्स पर सेकंड अगर है तो आप बीट्स में डिफरेंशिएट कर पाओगे, यानी आप बीट्स को सुन पाओगे। लेकिन अगर हमारे पास में 15 वेव्स यहाँ बीट्स बनेगी, बीट्स यहाँ बन जाएंगी, लेकिन अगर 15 वेव्स पर सेकंड बनती हैं, ठीक है, तो आप बीट्स को सुन नहीं पाओगे, आप बीट्स को समझ नहीं पाओगे। 15 वेव्स पर सेकंड, क्योंकि आपका जो कान है वो 1 सेकंड में 15 बीट्स को या 15 बार अप एंड डाउन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। हमारे जो ईयर ड्रम होता है ना, आपको पता होगा 9th में पढ़ा होगा कि जब साउंड कान में जाती है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स को रिसीव करता है, जिसको आप साउंड बोलते हो, या हम बोलते हैं कि भाई साउंड सुनाई दे रही है। तो बेटा अगर तो ऐसा बायोलॉजिकली या ऐसा मैकेनिकली प्रूवन है कि अगर कान के अंदर जाने वाली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ऊपर की हो जाती है, यानी कि जब दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ऊपर आती है तो आपको बीट्स में डिफरेंस नहीं पता लगेगा। यानी कि आपको साउंड तो सुनाई देगा लेकिन एक कांस्टेंट साउंड सुनाई देगा, आप उसमें अप एंड डाउन को समझ नहीं पाओगे कि साउंड कहाँ मोटी हो रही है, कहाँ पतली हो रही है, कहाँ साउंड ज्यादा हो रही है, कहाँ साउंड कम हो रही है, आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जो बीट्स है उसके लिए कंडीशन रखी गई है कि अगर बीट्स बन रही है तो बेटा दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बचा कैमरा चेक करना पड़ता है कि कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली। तो न्यू1 माइनस न्यू2 शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज। तो बेटा दो वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस स्लाइट होना चाहिए, मेजर डिफरेंस ना हो, ठीक है। और वो कितना होना चाहिए? न्यू1 माइनस न्यू2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 हर्ट्ज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि वेव्स मस्ट travel in same direction, तो वेव सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अगर दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं देन ओनली यू कैन हियर द बीट्स। तो बीट्स के लिए बेटा तीन चीजें बताई मैंने आपको कि दो वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है,
दो वेव्स के बीच में स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, स्लाइट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की बात नहीं बनेगी। एंड द टू वेव्स मस्ट बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में यदि वेव चल रही है, देन ओनली यू कैन डिफरेंशिएट, देन ओनली यू कैन हियर द बीट्स, राइट। अब थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव और बीट्स में क्या अंतर है, इसको मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडिंग वेव्स और अपने पास बीट्स, इन दोनों चीजों में क्या अंतर है। देखो स्टैंडिंग वेव में क्या है बेटा, स्टैंडिंग वेव में दो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो सेम हो जाएगी या सेम होनी चाहिए, राइट। और यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, यहाँ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों स्टैंडिंग वेव और बीट्स दोनों ही सुपरपोजिशन के बेस के ऊपर एक्सप्लेन किए गए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेटा इसमें सेम फ्रीक्वेंसी से बात बन जाती है और उसमें बीट्स के लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंट चाहिए, स्लाइट डिफरेंट चाहिए। इसके अंदर वेव का जो ट्रैवल है, वेव मोशन कैसा होना चाहिए, इसमें ऑपोजिट होता है। आपको बताया था मैंने कि जब दो ट्रैवलिंग वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तब जाके अपना स्टैंडिंग वेव बनता है। लेकिन इसमें बीट्स में क्या है, दो वेव्स का सेम डायरेक्शन में ट्रैवल होना चाहिए। द वेव मस्ट ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। तो वेव ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, तो वेव ट्रैवल सेम डायरेक्शन में अगर होगी तो जाके क्या होगा, बीट्स बनेगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे बीट फॉर्मेशन की कि बीट बनती कैसे है। ठीक है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि बीट्स कैसे बनती है। तो मैंने आपको बताया कि भाई देयर शुड बी टू वेव्स, ठीक है, ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। देखो भाई दो वेव्स होनी चाहिए जिनमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो क्यों नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि अगर 10 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो जाएगा तो जो वेव्स है, ये जो साउंड है वो परसिस्टेंट हो जाएगी। मतलब कि आपको वो साउंड जो है वो कांस्टेंट सुनाई देगी, आप साउंड की इंटेंसिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। बायोलॉजिकल टर्म है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग की वजह से आप साउंड की इंटेंसिटी में उतार या चढ़ाव को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीट्स बनने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज, यानी ये कंडीशन फॉर बीट फॉर्मेशन बन जाती है कि दो वेव में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलो बीट्स बना के दिखाते हैं आपको। तो देयर आर टू वेव। तो सबसे पहले फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बीट्स आपको प्रॉपर बना के दिखाऊं। अगर नहीं बनेगा तो माफ कर देना उसके लिए, बाकी बुक्स में सारा कुछ गिवन है, मैं आपको बाद में इसका बुक का स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा तो आप वहां समझ पाएंगे। तो फॉर फर्स्ट वेव, तो बेटा पहले मैं बना रहा हूं यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 4, ये 4 वेव बन रही है। ठीक है, ये देयर आर 4 वेव्स। ओके बेटा, तो इस तरफ मैं टाइम को ले लेता हूं और इस तरफ मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो वेव है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एक कितने वेव्स हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 वेव्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हर्ट्ज के बराबर होगी। देयर आर 4 वेव्स, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 4 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी 4 हर्ट्ज, 4 वेव 4 फ्रीक्वेंसी, 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगले वेव में बनाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वेव आई विल ड्रॉ इज ये भी टी और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब अगली वेव का जो फ्रीक्वेंसी है मैं ऐसे रखूंगा कि दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा ना आए। चलो बनाते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे, पहले ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6, चलो
सात में बना देता है, 7। तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा मेरे पास कितनी है इस वाले की, ν2 = 7 हर्ट्ज। भाई फ्रीक्वेंसी होती क्या, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम। तो बेटा इतने टाइम के अंदर ये इसकी कितनी वेव्स हो गई, देयर अबाउट 7 वेव्स। यहाँ 7 है उसमें 4 है, तो दोनों को फ्रीक्वेंसी डिफरेंस देख लो, ν1 - ν2 कर लेंगे तो कितना देगा, इसका मोड देख लेंगे तो कितना देगा, दिस इज 4 - 7 यानी कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 3 हर्ट्ज। दो वेव का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 3 हर्ट्ज है, व्हिच इज लेस देन 10 हर्ट्ज, तो बीट्स बनेगी, तो बीट्स बनेगी। मैंने यही बताया था कि जब दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 हर्ट्ज से कम होगा तो बीट्स बनेगी। और देखो कैसे बनती है बीट्स। तो यहाँ पे मैं एक और वेव बना देता हूँ। अब ये बीट है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीट्स, बीट वेव, ठीक है। देखो अब आपको मालूम होगा जहां पे दो वेव्स का क्रेस्ट फॉल करता है वहां पे रिजल्टेंट बढ़ जाता है, और जहां पे दो वेव्स का ट्रफ फॉल करता है वहां पर भी रिजल्टेंट बढ़ जाता है, और जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलता है वहां पे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, वहां पे रिजल्टेंट कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये वेव ऐसे है, ठीक है, और ये वेव ऐसे है, ठीक है, मान लो ये 3 है और ये वाला 4 है, ये 3 और वो 4, जब ये दोनों वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलता है या दो वेव का ट्रफ और ट्रफ मिलता है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाता है। तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, यानी कि दिस इज इक्वल टू 7, 3 + 4 7। याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब दो वेव का क्रेस्ट या क्रेस्ट प्लस प्लस होता है जो रिजल्टेंट होता है बेटा, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, ठीक है, क्रेस्ट क्रेस्ट हो जाए चाहे ट्रफ प्लस ट्रफ हो जाए, रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। लेकिन जब क्रेस्ट और ट्रफ का मिलन होगा, when crest and trough will meet together then resultant is lowest, resultant minimum हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर ये मान लो 4 है, ठीक है, और ये crest और ये trough, ठीक है, और ये तुम्हारे पास मान लो 3 है, जो नई वेव बनेगी वो ऐसे बनेगी, ऐसे ये। अब इसमें ये कितना होने वाला है, this is equal to 1, यानी crest and trough में crest plus trough equals to minimum, ठीक है, मिनिमम एम्पलीट्यूड बनता होता है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी देखिए ये पॉइंट हो, अब बेटा इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखो ये क्रेस्ट और क्रेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ देखो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे देखो ध्यान से ये ऐसे मैचिंग हो रही है, इस पॉइंट को देखो ध्यान से ऐसे करके यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है, ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अगेन इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे मैक्सिमम, दिस इज व्हाट क्रेस्ट, दिस इज व्हाट ट्रफ, तो यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ, यहाँ पे क्रेस्ट। अगली बात देखो बेटा, यहाँ पे चेक करो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यहाँ देखो ऐसे, तो आप देख पा रहे हो कि दो वेव्स जब आपस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की मिक्स होती है, ठीक है, तो किसी पॉइंट के ऊपर किसी वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे पड़ेगा, किसी पॉइंट पे दोनों को क्रेस्ट आपस में मीट करेगा, किसी पॉइंट पे ट्रफ मीट करेगा, और किसी पॉइंट पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट करेगा, क्रेस्ट या क्रेस्ट नहीं मीट करेगा, किसी पॉइंट पे क्रेस्ट या ट्रफ मीट करेगा। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वेव्स आपस में आके मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मीट करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मीट करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मीट कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट मीट कर रहा है। तो जहाँ पे रिजल्टेंट मैक्सिमम बन रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट कर रहे हैं या ट्रफ और ट्रफ मीट कर रहे हैं, और जहाँ रिजल्टेंट मिनिमम बनेगा वहाँ का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ट्रफ और क्रेस्ट आपस में मीट कर रहे होंगे या क्रेस्ट और ट्रफ मीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो बीट फॉर्मेशन है बेटा वो कैसे बन जाता है, तो यहाँ जो बीट्स बनेगी वो बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे क्रेस्ट, यहाँ पे क्रेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये ऐसे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, भाई क्रेस्ट और क्रेस्ट मीट किया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। अब यहाँ पे अगली बात देखो, ये
क्रेस्ट, ये क्रेस्ट से आगे की तरफ है, ये और ये अपन मीट करेंगे तो यहाँ पे ये चीज बन जाएगी ऐसे करके, राइट। अब अगली बार क्या हुआ, ये यहाँ पे वेव का मिनिमम है और यहाँ पे ट्रफ आ रहा है, ठीक है। तो ये ना तो क्रेस्ट है ना तो ये ट्रफ है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है और यहाँ पे ट्रफ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, या रिजल्टेंट जो है वो लोएस्ट हो जाएगा। अब इस बार में ऐसा होगा कि यहाँ पे ये वेव थोड़ी छोटी बन जाएगी ऐसे करके, अगली बार थोड़ी और छोटी, इस तरह से बेटा ये वेव ऐसे बन जाएगी, छोटी ऐसे बन जाएगी, एंड आफ्टर सम टाइम फिर से ऐसे पीक आएगा, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम आएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे पैटर्न बनेगा बेटा, ये ऐसे पैटर्न बन रहा है, यानी कि कहीं पे मैक्सिमम कहीं पे मिनिमम। यहाँ देखिए, यहाँ आपको वेव का मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का पैटर्न बन जाएगा बेटा, ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। मैंने आपसे बोला अभी थोड़ी देर पहले कि आप डायग्राम के ऊपर मत जाना, ठीक है, मैं डायग्राम ग्रुप में आपको भेज दूंगा, क्योंकि इट इज डायग्राम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो उसको एग्जैक्टली बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा टाइम स्पेयर करूँ या खर्च करूँ, तो बेटा आपको मैं एक फोटो भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, समझ लेना, ठीक है, कि ये वेव कैसे बन रही है। बाकी मैंने कोशिश करी है यहाँ पे डायग्राम बनाने की, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर से समझो, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट जब मिलेगा मैक्सिमम बनेगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा मैक्सिमम बनेगा, क्रेस्ट प्लस ट्रफ मिलेगा वहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। तो ये वेव बनेगी रिजल्टेंट वेव, उसका पैटर्न कुछ ऐसे बनता है, मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मिनिमम हो गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ। तो ये जो पैटर्न बेटा बन रहा है ना, ये एक बीट का पैटर्न है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम, साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम। तो बेटा ये इस तरह का ऐसा पैटर्न बन जाता है, ये एक ऐसा पैटर्न बन जाता है। तो इसी का नाम बेटा बीट्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोल देते हैं। ये ऐसा, ये ठीक है, ये इस तरह से जो है ये पैटर्न जो बन रहा है, इसी का नाम बीट्स है। तो आप देख पा रहे हैं, तो बीट फॉर्मेशन ऐसे है, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम, ये पॉइंट देते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम, यानी कि यहाँ पे वेव का डाउनफॉल आ रहा है वहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है, और जहाँ वेव का पीक जा रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इंटेंसिटी यहाँ मैक्सिमम, इस जगह मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम। इंटेंसिटी मिनिमम कहाँ, यहाँ मिनिमम, यहाँ मिनिमम, यहाँ मिनिमम। तो यू आर गेटिंग दी मैक्सिमम एंड द मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट एट डिफरेंट लोकेशन। तो बेटा ये है बीट वेव या बीट की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, नोट करो फटाफट। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ दी बीट्स, यानी कि बीट को मैथमेटिकली कैसे बनाते हैं, या मैथमेटिकली बीट्स के लिए क्या फार्मूला बनता है। तो बेटा बीट्स का फार्मूला ये बनता है, आप लोग उसको नोट कर लेना। बीट्स का फार्मूला होता है प्लस माइनस न्यू बी इक्वल्स टू न्यू वन माइनस न्यू टू, ठीक है, मोड में। ये है बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, न्यू वन माइनस न्यू टू मोड इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ न्यू बीट्स। लेटर ऑन थ्रू एग्जांपल्स आई विल एक्सप्लेन कि व्हाई आई हैव टेकन हियर प्लस माइनस ऑफ न्यू बीट्स, या बीट्स को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी। तो आज के लेक्चर में आप लोग ये समझोगे कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे इसको डिराइव करते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा दो वेव्स। तो लेट अस कंसीडर, लेट टू वेव्स ऑफ frequencies nu 1 and nu 2 are traveling in the same direction,
अब देखो यहाँ पे nu1 और nu2 these are the two frequencies of the two waves, right? दो फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव्स की। अब ये फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है it should not be greater than 10 hertz as I already told you। अगर 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो बीट्स आपको सुनाई नहीं देगी, आपको एक कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देगा, तो आप बीट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, राइट? तो ट्रैवलिंग द डिफरेंट इन द सेम डायरेक्शन, राइट? तो let displacement of the particle in a medium due to two waves is given by इसको लिखा मैंने y1 equals to a sin ओमेगा t, ठीक है? ओमेगा 1t है, इसको आप लिख सकते हैं a sin। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इनटू न्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई nu1 into time t1 into time t simply। Similarly for second particle क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा 2t equals to a sin 2 पाई nu2 into t, ये बनेगा, ठीक है? ये पहले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यू टू द फर्स्ट वेव, और सेकंड वेव की वजह से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये होगी बाय 2। अब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका और इसका एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब बीट्स बनती हैं तो हम दो वेव्स लेते हैं, दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चलनी चाहिए, स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बट दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड बेटा सेम होना चाहिए। आप चेक माय कैमरा वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। यस इट इज वर्किंग, ओके, या ग्रेट। तो देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे, तो लगाओगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो अप्लाइंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यू विल गेट, तो बाय सुपरपोजिशन रूल, ठीक है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओगे बेटा, तो उसके हिसाब से क्या बनेगा? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का सम कर देंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, है ना? अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे a sin 2 पाई nu1t प्लस a sin 2 पाई nu2 into t, ठीक है? ये आ जाएगा अपने पास। ये तो पता होगा ना ये क्वेश्चन कहाँ से, a sin ओमेगा t, शुरुआत में जो आपको बताया था मैंने जब ऑसिलेशन स्टडी किया था, ये था a sin थीटा, ये लिखा था हमने। तो y r की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। अब मैं क्या लिखूं यहाँ से, a कॉमन किया मैंने, अंदर क्या होता है 2 sin 2 पाई nu1t प्लस sin 2 पाई nu2 into t, मेरे पास ये आ गया, दिस इज y r, ठीक है? मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे जो बायो वाले बच्चे हैं वो शायद कंफ्यूज होंगे, ठीक है? बट जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे कि क्या करना है। वैसे तो मैं ये तीसरी बार करने जा रहा हूँ ये चीज। एक फार्मूला होता है मैथ्स में sin c प्लस sin d, ये फार्मूला होता है मैथ्स में, ये फार्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये देखो बीट ट्रैवलिंग में भी कराया था मैंने, स्टैंडिंग में भी आया था ये फार्मूला, और अभी बीट्स में भी आ रहा है। तो बेटा इसका फार्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अप्लाई करोगे एंड यू जस्ट राइट द इक्वेशन, ठीक है? तो इक्वेशन को बेटा देखो और बताओ इक्वेशन क्या बनती है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी y r would be equal to a as it is, अंदर क्या लिखूंगा 2 sin c plus d, यानी कि this would be 2 pi nu1t plus 2 pi nu2 into t divided by 2 into cos 2 pi nu1t minus 2 pi nu2 into t divided by 2 bracket 1।
ये आ जाएगा बेटा। तो मैं 2 को बाहर रखता हूँ, आई विल गेट 2a। अब ये सॉल्व करिए, 2 sin 2a sin, अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ये बनेगा हमारे पास, दिस वुड बी सिंपली 2 pi t कॉमन कर लो, अंदर क्या बचा nu1 प्लस nu2 डिवाइड बाय 2, और यहाँ क्या बचे cos, अगेन 2 pi t कॉमन करो, क्या बचा अंदर nu1 माइनस nu2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 गया और यहाँ से 2 से 2 भी गया। यू विल सी हियर 2a sin pi t nu1 प्लस nu2 into cos of pi t nu1 माइनस nu2। ये आगे मेरे पास है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये आगे मेरे पास है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक फटाफट नोट करो बेटा। हाँ बेटा देखो अभी यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि y आर इक्वल 2a sin pi t nu1 प्लस nu2 cos pi t nu1 माइनस nu2, ये आ गया हमारे पास। थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, ये आ गया 2a cos pi t nu1 माइनस nu2, ठीक है, इनटू sin pi t nu1 प्लस nu2। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी जो आपको मैंने बीट्स बना के दिखाई थी, ठीक है, जब मैंने बीट्स बना के दिखाई थी तो बेटा बीट्स में जो वेव बनी थी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ये है। जो आपको मैंने बीट्स में बना के दिखाई थी इस तरह से करके, है ना, ये ऐसे वेव बनी थी ऐसे करके, ये ऐसे थे, ठीक है, फिर ऐसे करके। बेटा ये जो बीट्स बने थे ना ये ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये ऐसे, ये जो वेव बनी है ना ये जो ऐसे करके वेव बन रही है, ये जो ऊपर जो वेव बन रही है ये कैसी वेव है, दिस इज द कोसाइन वेव, दिस इज द कोसाइन वेव। ये जो ऊपर जो इसका एनवलप बना है ना, दिस इज द कोसाइन वेव, ये कोसाइन वेव होती है, ये कोसाइन वेव है। और जो अंदर नीचे की तरफ है ये वाली दिस इज कॉल्ड साइन वेव। देखो क्योंकि ये वेव यहाँ चल रही है, ये साइन वेव होती है। आपको मालूम होगा जो साइन वेव होती है वो ऐसे बनती है, ये होती है साइन वेव, और जो कोसाइन वेव होती है कोसाइन वेव ऐसे बनती है, कोसाइन वेव ऐसे बनती है बेटा, ऐसे बनती है कोसाइन वेव। कोसाइन ऊपर से शुरू होती है, कोसाइन ऊपर से, और साइन जो होती है यहाँ से से। तो ये जो एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है, जो वेव जब बीट्स मैंने बनाई थी, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ये ऐसे था, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह से, यानी कोसाइन वेव बन रही है ऐसे। तो ये जो एम्पलीट्यूड है बेटा, एम्पलीट्यूड इस बीट वेव का वो कोसाइन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डायग्राम के अंदर, आई मीन सॉरी, इस इक्वेशन के अंदर कोसाइन फंक्शन जो होगा दैट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द बीट्स, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड बनेगा। तो y आर इक्वल टू 2a cos pi t nu1 minus nu2 sin pi t nu1 plus nu2। बट इसके अंदर ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, amplitude of resultant wave, this is the amplitude of resultant wave। let इसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, here capital A which is amplitude, और वो है हमारा 2a cos pi t nu1 minus nu2। ठीक है बेटा, ये एम्पलीट्यूड हमारा बना जिसका जो हमने बीट बनाई है, बीट वेव बनाई है, उसका ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये इसका ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव आ गई है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी, कहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम होगी। यानी जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहां पे एम्पलीट्यूड लोवेस्ट होगा वहां पे साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो आओ फाइंड आउट करते हैं। So for A to be maximum, A हमारा बेटा मैक्सिमम होगा, कब होगा और कहाँ होगा। देखो अब ये फॉर्मूला है 2a cos pi t nu1 minus nu2, यानी कि बेटा ये जो A है ना, A की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, अगर हमारे पास में cos फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, यानी कि for A to maximum cos
phi t nu1 minus nu2 should be equal to plus minus 1। क्योंकि आप सबको मालूम होगा जो cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 और -1 होती है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो cos आपको मालूम होगा 0 भी क्या होता है 1 और cos ऑफ पाई कितना होता है -1, ठीक है। और cos ऑफ 90 कितना होता है 0, ठीक है। तो cos की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। कुछ लोग बोलेंगे सर cos की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, नहीं, cos जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में +1 और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका मिनिमम वैल्यू -1। तो आप इन दोनों को मैक्सिमम वैल्यू भी कंसीडर करेंगे, +1 और -1 को। मिनिमम वैल्यू cos की 0 होती है बेटा, 0 होती है। तो यानी कि जो एंगल है, ये जो एंगल है ये सारा का सारा क्या एंगल है, तो बेटा पाई t आपका nu1 minus nu2 should be equal to what? Either it should be equal to 0 or it should be equal to pi, ठीक है, or it should be equal to 2 pi, ठीक है, or it should be equal to 3 pi and so on। यानी कि जब ये वैल्यू आपकी इन वैल्यूज के बराबर होगी देन हमें मैक्सिमम मिलेगा। Therefore, in general, I can write pi t nu1 minus nu2 equals to n times of pi, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on, ठीक है। n की वैल्यू को 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, तो हमारा ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो मेरा पाई से पाई उड़ जाएगा यहाँ पे, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास n डिवाइडेड बाय nu1 माइनस nu2, ये आ गया मेरे पास। यानी कि इस टाइम पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी कि एट दिस टाइम a is maximum, यदि मैं if n is equal to 0 रखता हूं तो बेटा t1 की वैल्यू क्या आ गई, तो t1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, यानी कि 0 टाइम पे आ गया मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो मेरे पास में t2 की वैल्यू कितनी आ गई, t2 is equal to 1 upon nu1 minus nu2, ठीक। अगर मैं n is equal to 2 रखता हूं तो मेरे पास में t3 की वैल्यू कितनी है, इसको t0 लिखते हैं, t0 और ये वाला t1 और ये वाला t2, ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय nu1 माइनस nu2। यानी कि जो टाइम निकल रहा है ना 0 पे मैक्सिमम, इस टाइम मैक्सिमम, फिर इस टाइम मैक्सिमम एंड सो ऑन, यानी कि इन टाइम्स पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वुड बी मैक्सिमम बनेगा। इसी तरह से मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हो सेम वे के साथ, ठीक है। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो बट जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, दिस इज सफिशिएंट नाउ, ठीक है। बट मैं आपको बता देता हूं, तो आप देखिए therefore टाइम इंटरवल between two maxima is plural of maximum। दो मैक्सिमम जो बन रहे हैं ना, जैसे ये बना था मैंने, ये भी बना था ऐसे, ये ऐसे, ये भी ऐसे बना था मैंने, देखो ऐसे, ऐसे। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम, ये फर्स्ट मैक्सिमम, दिस इज द फर्स्ट मैक्स, ठीक है। ये फर्स्ट मैक्स है ना ये वाला, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर फर्स्ट मैक्सिमम कहाँ पे है, t0 पे, यहाँ t0 और यहाँ पे t is equal to t1 है। ये t0 पे फर्स्ट मैक्सिमम आया था, ठीक है, यहाँ पे t0 पे, और t is equal to t1 पे ये हमारा क्या है सेकंड मैक्सिमम आया, सेकंड मैक्सिमम आया, राइट। अब ध्यान सुनना, अगली बार t1, फिर अगली बार क्या होगा यहाँ पे इस तरह से करके ऐसा मानो, ऐसे ये वाला टाइम है, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं जनरल, और ये आगे t इक्वल टू t2, यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड मैक्सिमम, अब करें इस तरह से। तो बेटा ये t0 यहाँ पे और यहाँ t1, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल है
द टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा दूसरा मैक्सिमा, इनके बीच का टाइम इंटरवल, उसी को बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। टाइम इंटरवल का जो रेसिप्रोकल लगा उसी को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो बेटा टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी, ये होगा तुम्हारे पास t1 माइनस t0 और यू कैन राइट हियर t2 माइनस t1, कुछ भी आप लिख सकते हैं, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, व्हाटएवर, बट मैं बेसिकली लिख रहा हूं t1 माइनस t0। तो t1 की वैल्यू कितनी है, 1/μ1 माइनस μ2 माइनस कितना 0, t1 की वैल्यू ये और t0 की वैल्यू वो है, तो क्या बना, दिस इज इक्वल टू 1/μ1 माइनस μ2, राइट। तो ये डेल्टा टी आ गया। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 1 अपॉन ऐसे कर देंगे, ये आ जाएगा। तो मैं ऐसे कर μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा टी, और 1 अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, आपको मालूम होगा कि 1 अपॉन टाइम क्या होता है, 1 अपॉन टाइम होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा टी हमारा क्या है, डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, के टाइम फॉर दी टू मैक्सिमा, पहला मैक्सिमा दूसरा मैक्सिमा, इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल क्या है, डेल्टा टी है। और बेटा देखिए फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच में क्या है, यू आर गेटिंग हियर फर्स्ट मिनिमा, आपको बेटा इस जगह के ऊपर यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा के बीच में मिनिमा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम मिनिमम, तो दो मैक्सिमा के बीच में आपको एक मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो बेटा ये 1 अपॉन डेल्टा टी बना, ये क्या बना, दिस इज योर बीट फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं बेटा। तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू न्यू बीट्स, where new is your beat frequency। ऐसे ही फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड निकाल लोगे, सेम तरीके से आप मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेट मी चेक द कैमरा बिकॉज टुडे आई एम रिकॉर्डिंग इन द स्कूल। तो बेटा ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही फॉर मिनिमम इंटेंसिटी या फॉर ए टू बी मिनिमम, मैं यहाँ एरेज करता हूँ, मिनिमम के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर मिनिमम मैं इसको यहाँ पे एरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये बनेगा मेरे पास मिनिमम के लिए, इसके लिए बेटा ये वैल्यू क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5/2, ठीक है, द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3/2, द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 5/2 एंड सो ऑन। तो cos phi की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos phi की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब cos phi की वैल्यू 0 कब होगी, जब एंगल cos π/2 कितना होता है 0, cos 3π/2 कितना होगा 0, cos 5π/2 कितना होगा 0, π/2 3π/2 5π/2 7π/2 इनकी वैल्यूज cos में 0 होती है, यानी कि जो वैल्यू है ये πt, therefore πt μ1 minus μ2 should be equal to either π/2, should be 3π/2, should be 5π/2 and so on। ऐसे करते करते कहां तक करना है, ऐसे करते करते बेटा हम लोग जाएंगे n टर्म्स के लिए। तो फॉर n टर्म्स या इन जनरल मैं फॉर्मूला बनाता हूं πt into μ1 minus μ2 and should be equal to 2n plus 1 π/2, ये फॉर्मूला बना दिया मैंने। तो पाई से पाई उड़ाओ, ठीक है, and t is equal to 2n plus 1 to μ1 minus μ2, ये बना, ये फॉर्मूला बना, where n is equal to very sorry, let me check the camera, I think somebody is calling me। हाँ, तो ये l की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे करेंगे, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो therefore at n is equal to 0, अगर n की वैल्यू को मैं 0 रखता हूँ तो बेटा t 0 आ गया मेरे पास, कितना, यहाँ पे देखो 0 करोगे तो आ जाएगा 1/2 μ1 minus μ2, यानी कि इस टाइम पे पहला टाइम ये होगा जहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड मिनिमम होगी। अगली बार n is equal to 1 रखेंगे तो t1 की वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ पे 1 करेंगे तो 2 1 2 plus 1 3, यानी कि 3
डिवाइड बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। अगली बार क्या करेंगे, अगली बार n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे एंड यू विल सी हियर ऐसे लाइन लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो बेटा t2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, t2 वुड बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाय यहां पे 2 पुट करेंगे 3 टू द 6, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0 किया तो ये आ गया हमारे पास n इक्वल टू 1 किया तो 3 बाय 2 करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 टू द 6 सॉरी 2 टू द 4 5 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये आ जाएगा बेटा इस तरह से। यानी कि दीज आर द टाइम्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, यानी a को मिनिमम पहला मिनिमम यहां पे होगा, अगला मिनिमम यहां पे होगा, अगला मिनिमम यहां पे होगा। तो देयरफॉर फर्स्ट मिनिमम यहां पे होगा, ठीक है, सेकंड मिनिमम यहां पे होगा, दिस इज योर सेकंड मिनिमम, ठीक है, दिस इज सेकंड मिनिमम, द सेकंड मिनिमम बोल दो, राइट। टाइम इंटरवल बिटवीन टू मिनिमा, दो मिनिमा के बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा वो देख लो बेटा। आइदर यू राइट हियर t1 माइनस t0 और यू राइट t2 माइनस t1, सेम तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो यू विल गेट द रिजल्ट, जो क्या वैल्यू आती है दोबारा से देख लो। तो बेटा t1 की वैल्यू कितनी है, t1 इज इक्वल टू 3 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, ठीक है, माइनस t0 की वैल्यू कितनी है 1 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2 और ऊपर क्या बचेगा 3 माइनस 2 और 3 माइनस 1, है ना, ये कॉमन कर लिया मैंने डिनोमिनेटर में से, ऊपर ये बचा यानी ये बचा तुम्हारे पास 2 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, 2 से 2 उड़ाओ तो क्या बना 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। कमाल है यार, फिर से वही चीज आ गई, फिर से वही चीज आ गई, यानी डेल्टा t यानी कि डेल्टा t इज अगेन इक्वल टू 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। इट इंप्लाइज न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा t एंड 1 बाय डेल्टा t इज अगेन व्हाट द बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये बेटा बीट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अगेन चाहे आप मैक्सिमा की बात कर लो चाहे मिनिमा की बात कर लो, द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 मैक्सिमा और 2 मिनिमा इज रिमेनिंग सेम, है ना, यानी कि इसके और इसके बीच का टाइम इंटरवल वही है जो इसके और इसके बीच का टाइम इंटरवल है। फिर सुनो, पहला मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है, यानी ये टाइम इंटरवल डेल्टा t इज सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट में मिनिमा एंड सेकंड मिनिमा, ये वाला ये टाइम इंटरवल और वो टाइम इंटरवल सेम है, दो मैक्सिमा और दो मिनिमा का टाइम इंटरवल सेम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, उस टाइम इंटरवल का अगर रेसिप्रोकल कर दो और बीट फ्रीक्वेंसी आ जाती है, यानी कि 1 बाय डेल्टा t इज इक्वल टू बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको पूरा एनालिसिस मैंने करके दिखाया। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस म्यू बी इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 मोड। अब इसको मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, बट इन जनरल इसका फॉर्मूला है न्यू बी इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस न्यू 2 बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे।